ये क्यों हुआ ये तो हमें पता लग गया है, लेकिन इसके कारण क्या रहे ये अभी भी जानना बाकी है। और भी जो पहलू है उनके ऊपर अभी जांच एजेंसियों को और काम करना है और मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा समय हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तो अब इस प्रारंभिक रिपोर्ट से ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि वो अनुमान पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। बिल्कुल आपका कहना सही है कि इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने इस प्राथमिक रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आपने पायलट को ब्लेम वर्दी करने की कोशिश की है, किसी के द्वारा ये चीज लीक की गई है। ये रात को 3 बजे उसे पब्लिश करने का क्या औचित्य है सर? बोइंग कंपनी के इन्फ्लुएंस के बाद में उसके अंदर क्या वो निष्पक्ष आ पाएगी? इस प्रारंभिक रिपोर्ट को इस तरह से पेश करने की प्रयत्न किया गया कि जैसे कि ये पायलट एरर की तरफ इशारा कर रहा हो। एक आम धारणा है कि पायलट को ब्लेम करना सबसे इजी होता है, जो पायलट अब उपलब्ध नहीं है। जी। रिपोर्ट में तो ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ये विदिन अ सेकंड हो गई। 1 सेकंड के अंतराल में कोई इंसान दोनों स्विच को ऑपरेट कर ले, ये संभव नहीं है। तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि मैं एक एविएशन एक्सपर्ट को ही एक न्यूज़ चैनल पर सुन रहा था। ये तो उसकी, मुझे लगता है कि उसकी बीमार मानसिकता को ही दर्शाता है कि रिपोर्ट क्या आने वाली है ये 24 घंटे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को कैसे पता लग गया था? इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने इस प्राथमिक रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नमस्कार, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा, हाल ही में हुए एयर इंडिया AI-171 के दुर्भाग्यपूर्ण एयर क्रैश की जो जांच हो रही है उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। और जब से वो रिपोर्ट आई है कई और सवाल खड़े हो गए हैं और न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने देखा होगा कि किस तरह के स्पेक्यूलेशंस ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना वार्ता की जाए एक ऐसे व्यक्ति से जो ना सिर्फ इस विषय का जानकार हो बल्कि सही मायने में इस इंडस्ट्री का एक एक्सपर्ट उसे कहा जा सके। तो इसलिए आज हमारे अतिथि हैं कैप्टन केशरी सिंह जी, जिनके पास 30 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है फ्लाइंग का। उनके पास 12,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स हैं। वो DGCA में कई अहम पद संभाल चुके हैं। वो कई स्टेट गवर्नमेंट्स और भारत सरकार के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ कई पदों पे रह चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ ट्रेनर पायलट, चीफ एग्जामिनर और कई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ चीफ पायलट भी रह चुके हैं। तो आरंभ करते हैं उनके साथ इस चर्चा को। सर प्रणाम। और सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने हमारे लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे समय निकाला। सर मैं सीधा चर्चा की ओर बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कारण ये सर कि सीधा चर्चा की ओर बढ़ने का और क्वेश्चंस की ओर बढ़ने का कारण ये भी है सर कि इतने समय से जो हम इस दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना रही उसके बाद जो स्पेक्यूलेशंस देखते रहे हैं, आज आपको बुलाने का जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है सर कि एक जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनसे हम हार्ड फैक्ट्स पे बात करें। तो सीधा सर मुद्दे की बात करता हूँ। तो सर ये जो AI-171 का जो क्रैश हुआ जी, उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है जी। और सर जिसमें ये बताया गया है कि ये जो दुर्घटना हुई वो इसलिए हुई क्योंकि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो था वो टर्न ऑफ हो गया था। जी। और अब सर क्या ये कहना एक तरह से सही होगा कि ये क्यों हुआ ये तो हमें पता लग गया है, लेकिन इसके कारण क्या रहे ये अभी भी जानना बाकी है। आपके अनुसार सर अभी तक हम क्या क्या जानते हैं? देखिए, मेरा इसमें मानना ये है कि ये जो प्राथमिक रिपोर्ट जो आई है, हालांकि इसको उन्होंने, मैं ऐसे समझता हूँ कि ये क्योंकि एक प्राथमिक रिपोर्ट है तो इसमें और भी जो पहलू है उनके ऊपर अभी जांच एजेंसियों को और काम करना है और मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा समय हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी जो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये जितने भी जहाज़ हैं, जितने भी आधुनिक विमान आज की डेट में हैं, वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। उसमें एक सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, कंप्यूटर से सब कुछ पूरा
इंजन सिस्टम्स उसके जो हैं वो सब कुछ कंप्यूटर से गवर्न होते हैं वो लोग। तो यहाँ पर जो फ्यूल कट की जो बात आई है उसमें मेरा ये कहना है कि जहाँ तक ये संभावना है कि पायलट्स ने उन स्विचेस को ऑपरेट किया होगा, उसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। और इसमें जो जो कारण मुझे लग सकता है वो ये लगता है कि जो जहाज का एक TCMA है, थ्रस्ट कंट्रोल मालफंक्शन अकोमोडेशन सर्किट, जो कि जहाज के इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल का पार्ट है। जहाँ जहाज के अंदर कुछ ना कुछ खामी आई होगी, उसके इंजन्स के अंदर कोई सर्ज हो गया जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में बोलते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर उसको सॉफ्टवेयर ने इनपुट दिया और उसको उसने ऑटोमेटिकली जो उसका जिस इंजन के अंदर, या तो दोनों इंजन या किसी एक इंजन के अंदर, जब वो उसने सिग्नल्स वहाँ ट्रांसमिट किए कि साहब यहाँ पर कुछ इंजन में इशू है, तो उसने उसको फ्यूल कंट्रोल यूनिट को उसकी फ्यूल सप्लाई को बाधित करने के लिए सिग्नल्स उसने दे दिए। और मुझे लगता है कि यही एक वजह हो सकती है, लेकिन आगे आने वाली जांच में इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि इसको जो इसका जो सॉफ्टवेयर है उसने कोई इंडिकेशन दिए और उसकी वजह से फ्यूल कंट्रोल जो है, फ्यूल जो है सप्लाई इंजन को, वो बाधित हो गई। तो सर जब ये क्रैश हुआ उस समय जो एमेच्योर वीडियोस की जो उपलब्धता थी, उस वीडियो में देखकर कई एक्सपर्ट्स ने ऐसा भी आकलन किया कि संभवतः प्लेन के जो फ्लैप्स थे वो सही पोजीशन में नहीं थे। तो अब इस प्रारंभिक रिपोर्ट से ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि वो अनुमान पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। बिल्कुल। अभी जो AIB ने जो रिपोर्ट जो दी है उसमें उन्होंने फ्लैप्स का कहीं जिक्र नहीं किया है कि फ्लैप्स को कहाँ होना चाहिए था, और फ्लैप्स के बारे में ये रिपोर्ट में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। सर कुछ पटलों पर मैंने देखा कि इस प्रारंभिक रिपोर्ट को इस तरह से पेश करने की प्रयत्न किया गया कि जैसे कि ये पायलट एरर की तरफ इशारा कर रहा हो। जो ALPA है सर, एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने भी इस बात का खंडन किया है। आपका क्या विचार है सर इस पे? मेरा इसमें स्पष्ट तौर पे विचार है कि ज़्यादातर जितने भी वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, जितने भी ऐसे हादसे होते हैं दुर्भाग्यवश एयर क्रैश होते हैं, तो उसमें बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। एक होता है पायलट एरर, दूसरा होता है कि मौसम, तीसरा होता है कि ATC का कोई गलत डायरेक्शन होना, और होता है कोई तकनीकी खराबी आ जाना। इन्हीं के ऊपर, और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सैबोटेज के बारे में बात किया था। तो जितनी भी जांच एजेंसियां होती हैं वो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पायलट का एरर की बात है, क्योंकि अब पायलट है नहीं। ऐसे हमने पहले भी ऐसे कुछ क्रैशेस हुए हैं जहाँ पर कि एक आम धारणा है कि पायलट को ब्लेम करना सबसे इजी होता है, जो पायलट अब उपलब्ध नहीं है जी। तो ऐसे केसेस में ऐसा होता है। लेकिन और ये अभी हम समझते हैं कि जहाँ पर बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है, आज पूरे अगर हम देखें इसके पूरे विश्व पटल पे हम बात करें तो बोइंग है या फिर एयरबस है, दो ही कंपनियां हैं जिनके बीच में कंपटीशन है। बोइंग 747 जो जंबो जेट था उसका रिप्लेसमेंट बोइंग लेके आई है, 787 ड्रीमलाइनर जो है उसका रिप्लेसमेंट है ये। तो आज बोइंग की खुद की साख दाव पे है, दूसरी तरफ टाटाज ने जो एयर इंडिया को अभी अभी टेक ओवर किया है तो उनकी साख भी आज दाव पे है, और तीसरा DGC जो हमारा नियामक है, जो स्टेट रेगुलेटर है, उसकी साख पर भी आज प्रश्न चिन्ह उठता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये तीनों ही जो एजेंसीज हैं वो किसी तरह का ऐसा कोई एक्शन हो जिसमें कि जांच को प्रभावित करते हुए पायलट को ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए।
सर एक्चुअली मेरा ये प्रश्न पूछने का एक और भी कारण था कि जितना भी मैं अपना लिमिटेड रिसर्च कर सका, आपसे भी पहले बात हुई थी इस मुद्दे पर, जो सर फ्यूल कंट्रोल स्विच जो होते हैं जी उसको जो हमने देखा, उसकी जो पिक्चर्स देख पाए, जो सिम्युलेटर्स में देख पाए, जी वो जो होते हैं सर, एक तो दो होते हैं सर, बिल्कुल और उनका जो एक प्रोसीजर अभी तक हम अपने रिसर्च में जान पाए वो ये है जी। कि पहले उनको लिफ्ट करना पड़ता है और उसके बाद उसका बैकवर्ड्स मोशन करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से एक को ही करने के लिए शायद 2 से 3 सेकंड चाहिए, और दोनों को किया गया है सर, या दोनों हुए हैं। तो बिल्कुल। सर रिपोर्ट में तो ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ये विद इन अ सेकेंड हो गई। तो फ्यूल स्विच को लेके पायलट एरर हुआ हो, ये तो इसकी पॉसिबिलिटी हो ही कैसे सकती है? ऐसा साहब, मेरा ऐसा मानना है कि तो आगे जांच का विषय है कि जब जांच और आगे बढ़ेगी और जो एफडीआर जो है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, जो कि हजारों पैरामीटर्स की जो हर सेकंड के अंदर जो उसने रिकॉर्डिंग की है, उसके आधार पे ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन स्पष्ट तौर पे प्रथम दृष्टया बिल्कुल क्लियर है कि 1 सेकंड के अंतराल में कोई इंसान दोनों स्विच को ऑपरेट कर ले, ये संभव नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, वो ऐसा करेगा नहीं। और आपने देखा होगा जो अपनी एआईबी ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट को बोला ये क्या किया तुमने फ्यूल का। तो संभवतः ये स्विच की बात नहीं है, संभवतः उसे जहाज के अंदर जो पैनल्स हैं, जो वार्निंग पैनल्स हैं, जो उसमें उसको कुछ ना कुछ दिखा है कि जहां पर उसको लगा कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई है या बाधित हो गई है इंजन की तरफ, तो उसको देख के उसने कहा है। और एआईबी रिपोर्ट में ये भी है कि जो ये स्विचेस थे वो रन पोजीशन में ही पाए गए हैं, तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। और जैसे कि आपने सही कहा कि 1 सेकंड के अंतराल में किसी इंसान के द्वारा दोनों स्विच को ऑपरेट करना, क्योंकि पहली बात तो ये हैवीली गार्डेड होते हैं, स्प्रिंग लोडेड हैं, और आपको मैंने ऐसा आपने देखी है उसकी पिक्चर भी मैंने आपसे शेयर की है कि उसके अंदर उसको आपको लिफ्ट करना है, उसके बाद में उसको आप करना है। और पहली बात, पायलट ऐसा क्यों करेगा? और पायलट अगर ऐसा करेगा तो उसे पहले थ्रस्ट लीवर जो है, पावर लीवर्स है, उनको उसको पहले आइडल पे करना होगा जी। उसकी। और पावर लीवर्स एआईबी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि पावर लीवर फुल पावर की तरफ थे, टेको पावर के लिए सेट थे जी। तो इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर पायलट ऐसा करेगा तो पहले पावर लीवर्स को वो आइडल करेगा, उसके बाद में इनको हाथ लगाएगा। लेकिन जहां 32-36 सेकंड्स के अंदर सब कुछ हो गया, वहां पर इसकी संभावना मुझे तो नहीं लगती। सर एक्चुअली एक और कारण जो ये पूछने का था, और इस मुद्दे पे जो मैंने आपसे लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछे, उसका ये था सर कि मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि मैं एक एविएशन एक्सपर्ट को ही एक न्यूज़ चैनल पे सुन रहा था, और वो पायलट्स की सुसाइडल टेंडेंसीज और उनकी मेडिकल कंडीशंस और इनकी बात कर रहे थे। लेकिन एक बार के लिए मैं कहता हूँ सर कि उन्होंने पहली बात तो ये जो किया है बहुत गलत है। विदाउट किसी का बैकग्राउंड जाने और सारे रिकॉर्ड्स चेक किए किसी पे ऐसा एलिगेशन लगाना है या इस पॉसिबिलिटी को भी मतलब रेज करना बहुत गलत है। परंतु आपने जो अभी इसका टेक्निकल एस्पेक्ट समझाया, इससे तो ये एस्टैब्लिश होता है कि अगर उसमें सुसाइडल टेंडेंसी हो तो भी उसके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था ये करना। भाई, ये आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर एआईबी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि 1 सेकंड के अंदर, सर 1 सेकंड में दोनों स्विचों को ऑपरेट किया गया। सर तो वो किसी इंसान से तो पॉसिबल नहीं है। और रहा सवाल किसी सो कॉल्ड एविएशन एक्सपर्ट का पायलट को ब्लेम करना, ये तो उसकी, मुझे लगता है कि उसकी बीमार मानसिकता को ही दर्शाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्योंकि मैं आपको एक बात आपको स्पष्ट तौर बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा है, क्योंकि मैं काफ़ी वर्षों तक मैं चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, डीजीसीए का लगभग 2 दशकों से मैं एग्जामिनर हूँ मैं, तो ये इसको देखने पे लगता है कि जो आपके पास रिपोर्ट्स भी आई हैं, अगर जहाज में, मेरे को तो ऐसा लगता है कि दोनों पायलट ने पूरा संयम रखा है, काम रहे हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति में जहां उनको मौत सामने दिख रही थी, वहां पर उन्होंने मेडे कॉल भी देने की कोशिश की है, और उन्होंने बिना पैनिक हुए, बिना किसी उसके हुए, जब इंसान को मौत दिखती है तो बहुत कुछ हो सकता है, न तो उसने जहाज को टर्न करने की कोशिश की है, न जहाज के
नोज को ऊपर करने की कोशिश की या किसी हैफाजार्ड वे में उसने जहाज को एकदम से नीचे ये करने एक की बहुत कोशिश बड़ी की। बात है सर। इनफैक्ट जो हम वीडियो देख रहे थे उसमें कोई भी इरेटिक कंडीशन देखिए दिखाई नहीं देती। उसने कोई, तो मुझे लगता है कि पायलट ने तो पूरी सूझबूझ के साथ में, मतलब अंतिम समय तक उन्होंने जहाज को जो एक एटीट्यूड जो है हमारे यहाँ पर बोलते हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उसने बहुत ही, मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर वहाँ बिल्डिंग नहीं होती और अगर वहाँ पर खुला ग्राउंड होता तो मुझे लगता है कि वो शायद वहाँ पर आराम से लैंड कर जाते वो, सर जो जो मेरे को देखते हुए मिला जी, है। जी। हालांकि इतना संभव नहीं है कि रनवे के आगे आपको इतना खुला एरिया मिल जाए, सर। ये तो एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसके साथ में, क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट थी, फ्यूल बहुत करीबन 1,35,000 लीटर फ्यूल उसके अंदर था, जहाज के अंदर। तो अगर ये इंग्लैंड की फ्लाइट नहीं होती, छोटे डेस्टिनेशन के लिए जिसका डिस्टेंस कम है, अगर वो होता तो मुझे लगता है कि इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती। सर इस बार भारत ने पहली बार एक बड़ा निर्णय किया। ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए भारत से बाहर भेजने की जगह उसकी जांच यहीं करने का तय किया। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है? मैं आपको इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा, हमारी सरकार ने, और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो खुद स्वयं गए थे जब ये क्रैश हुआ था वहाँ पर, और मुझे लगता है कि मेरी ऐसी फीलिंग है कि उनके नेतृत्व में ही इस तरह के डिसीजंस लिए गए होंगे। क्योंकि आज तक तो ये होता था कि ब्लैक बॉक्स जो है वो बाहर जाता था। नहीं सर, इस हाँ, समय भी, इस बार भी हाँ, ये बातें कही गई कि भारत के पास जैसे टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सरकार ने, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर का उसमें हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये एक डिसीजन जो है ये वाकई में एक बहुत ही स्वागत योग्य है। और इससे मुझे लगता है कि जांच जो है वो कम से कम, ऐसा हम समझ सकते हैं कि जांच में थोड़ी स्पष्टता होगी और उसमें किसी तरह का कोई, किसी बोइंग कंपनी का या किसी और का इंटरफेरेंस, मुझे लगता है कि उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि जब इस तरह की दुर्घटना होती है तो जो सबसे बड़ी बात होती है, जो उस दुर्घटना के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए न्याय की बात होती है, और वो न्याय जांच से हो सकती है, और वो तभी हो सकता है जब वो जांच निष्पक्ष हो। तो जब इतने बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि ये जांच भारत में AIIB के नेतृत्व में होगी और सरकार भी इस पे पूरा ध्यान देगी, तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि अंततः जो फैसला आएगा या जो रिपोर्ट आएगी, फाइनल रिपोर्ट, वो उसमें न्याय होगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है जी, क्योंकि सरकार ने जहाँ यह पहला जो ये निर्णय किया कि इसको ब्लैक बॉक्स को हमें बाहर नहीं भेजना है, तो वो एक अच्छी चीज़ दिखा रहा है हमें। दूसरा, NTSB या बोइंग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कहा है कि आप AIIB के साथ में सहयोग करें आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जांच है आने वाले वक्त के अंदर, मुझे लगता है कि ज़रूर, मुझे लगता है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी, और जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, इवन पायलट्स जो हैं, तो उनको मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। सर एक बात है, आपने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया, परंतु मतलब जो इस रिपोर्ट में बताया गया है उसके अनुसार बेसिकली टेक ऑफ के 32 सेकंड के अंदर ही ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बिल्कुल। लेकिन उस समय भी सर आप देखें कि जो इसमें बताया गया है, फ्यूल स्विच ऑफ, जो फ्यूल कट ऑफ वाला जो स्विच का जब आभास हुआ पायलट्स को, तो उन्होंने एकदम प्रोफेशनली जो शायद प्रोसीजर करना चाहिए, उनने उसको रीस्टार्ट करने का भी प्रयत्न किया, जिसमें से एक ने कुछ हद तक एक पावर रीगेन भी करी। तो ये स्थिति बताती है सर कि पायलट्स पूरी तरह से सक्षम थे इस सिचुएशन को समझने के लिए, और उन्होंने प्रोफेशनली वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है कि पायलट्स की कैपेबिलिटीज़ पे या उनके प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर उन्होंने पूरा संयम बरता, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जहाज़ को उन्होंने लेफ़्ट या राइट में कहीं घुमाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जहाज़ के एटीट्यूड को उन्होंने चेंज करने का कुछ नहीं किया। जो कुछ भी संभव था
उन्होंने किया, और इम्पैक्ट से 6 सेकंड पहले तक उन्होंने मेडे कॉल दिया है, जी बिल्कुल जो उनकी मानसिक स्थिति को बताता है कि वो कितने काम थे सर। और वो कितनी कोशिश कर रहे थे कि प्रोफेशनली, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनलिज्म मैं कह सकता हूँ उसको, मैं उसको उन्होंने, मुझे लगता है कि उसको उन्होंने डिलीवर किया। सर एक जो FAA है उसने सर 2018 में एक बोइंग के कई मॉडल्स को लेके एक फ्यूल स्विच को ही लेके एक एडवाइजरी बुलेटिन जारी किया था। हालांकि वो सिर्फ एडवाइजरी थी, कोई मैंडेटरी नहीं था, परंतु थी तो सर रिकमेंडेशन तो थी कि इसमें कुछ संभवतः कुछ खराबी हो सकती है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो क्या इस बात की संभावना है कि क्योंकि ये सिर्फ एक एडवाइजरी थी और मैंडेटरी थी, जो किया जाना था वो बोइंग या एयर इंडिया के इंजीनियर्स द्वारा नहीं किया गया हो? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो FAA है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा नियामक जो है, रेगुलेटर है DGC, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, महानिदेशक नागरिक उड्डयन। उसी तरह से USA के अंदर नियामक जो है वो FAA है, फेडरल एविएशन एजेंसी। अब वहाँ पर जितने भी जहाज मैन्युफैक्चर होते हैं इंक्लूडिंग बोइंग, तो समय समय पर उस जहाज के मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर, जो भी इंजीनियर्स पायलट्स के द्वारा बताया जाता है, तो FAA का एक दायित्व होता है कि वो अपनी एडवाइजरी जारी करे, वो अपने सर्विस बुलेटिन्स के माध्यम से, EDs के माध्यम से वो ये रिकमेंड करता है कि आप इस पर्टिकुलर इशू के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट का इंस्पेक्शन कीजिए, आप इसको इतने घंटों के बाद में, इतने कैलेंडर पीरियड के बाद में उसको चेंज कर दीजिए। तो ये उसकी एक रहती है। तो ये आपका कहना सही है कि 2018 के अंदर जो FAA की एडवाइजरी थी, वो एडवाइजरी किसी 737 बोइंग 737 प्लेन के उसमें रिपोर्ट किया उसने कि साहब ये जो मेरा फ्यूल कट ऑफ जो है वो डिसएंगेज हो गया ये, और इसकी वजह से इंजन को फ्यूल की जो सप्लाई है वो बाधित हुई। जब उन्होंने ये रिपोर्ट किया, उसको आधार मान के FAA ने इसके बारे में एडवाइजरी जारी की, जिसके ऊपर ये था कि आपको इसके ऊपर इंस्पेक्शंस करने हैं, आपको कि ये गलती से ये स्विच जो है वो डिसएंगेज ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब BBC या जो दूसरे जो हैं वो सब ये कह रहे हैं साहब पायलट ने बंद कर दिए और इसका इससे कोई लेन देन नहीं है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो ये भी एक, मुझे लगता है कि मीडिया भी कहीं तक, मुझे ऐसा एहसास है जो देखने को मिल रहा है कि मीडिया भी कहीं तक बोइंग कंपनी को उसका पक्ष लेते हुए जो हमारी निष्पक्ष जांच है उसको कहीं ना कहीं उसको बाधित करने की कोशिश कर रहा है, या संशय बना रहा है या संशय बना रहा है। सर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैंने मतलब कल जब मैं इसके लिए थोड़ा और रिसर्च कर रहा था जिससे पहले आपसे बात कर सकूं, तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी सर। उसमें मैंने देखा कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है सर, उसने करीब ये रिपोर्ट सर परसों रात को करीब 3 बजे के आसपास जारी हुई। उसके सर लगभग 24 घंटे पूर्व वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि पॉसिबिलिटी है कि इसका फ्यूल स्विच से कुछ लेना देना हो। अब सर आप देखिए कि इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उसके बाद जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उनने कहा कि हमारा क्लेम जो है वो एक तरह से स्टैब्लिश हो गया। तो सर सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कई टीम्स जो हैं मिलकर जांच कर रही हैं, असिस्ट कर रही हैं AAIB को। तो बोइंग के भी लोग होंगे, NTSB के भी लोग होंगे, एयर इंडिया के भी लोग होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात है कि क्या इसका मतलब ये भी तो हो ही सकता है ना कि रिपोर्ट क्या आने वाली है ये 24 घंटे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को कैसे पता लग गया था, क्योंकि उन्होंने उसमें कहा है कि हमारे सोर्सेज के अनुसार। निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा जिसको कि ICPA ने भी इसके ऊपर मुद्दा उठाया है कि आपने ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन थी, ये जो आपने प्राइमरी रिपोर्ट को उन्होंने खारिज कर दिया है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने इस प्राथमिक रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया स्पष्ट तौर पे कि
आपने पायलट को ब्लेम वर्दी करने की कोशिश की है, और उन्होंने इस वॉल स्ट्रीट की जो न्यूज़ है उसका भी जिक्र किया है उसकी। और आपके पास में कैसे, जब आपकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई नहीं है उससे पहले उसको, जैसे आपने कहा 24 घंटे पहले वॉल स्ट्रीट ने, ये संभव नहीं है। तो इसके अंदर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वहाँ से किसी के द्वारा ये चीज़ लीक की गई है, और लीक भी की गई है, और कहीं ना कहीं इस जांच को प्रभावित करते हुए पायलट को ब्लेमवर्दी ठहराने की कोशिश इस तकनीकी पहलू को उजागर करते हुए करने की कोशिश की गई है। क्योंकि सर देखिए, एक और इसमें जो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि मतलब एज अ कॉमन सिटीज़न, मैं मतलब कोई इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन सिटीज़न जो कि, या कह लीजिए कि कंसर्न्ड सिटीज़न विद अ कॉमन सेंस, मुझे ये लगता है कि भाई ये जांच हमारे देश में हो रही है, हमारे देश की एक एजेंसी है AAIB जो इसका नेतृत्व कर रही है। चलिए, आपने अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड कर लिया, ये रात को 3 बजे उसे पब्लिश करने का क्या औचित्य है सर? मतलब आप देखिए कि जब यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं तो उस समय US में दिन हो रहा है, तो नैरेटिव बनाने का अवसर पहले किसको मिल रहा है? हमारे यहाँ तो सब कुछ अगले दिन चालू होगा दिन में, वहाँ तो नैरेटिव बनाने का अवसर पहले ही मिल गया सर। तो ये गलती हो या चूक हो या जानबूझ के है? ये मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि जानबूझ के किया गया है, और इसीलिए जो ICPA है उसने इसको जो खारिज किया उसका एक मेन रीज़न ये भी है। और आप देखेंगे जैसे ही रात को 2 बजे आपने ये पब्लिश की, BBC ने और जितने भी और मीडियाज़ हैं USA के अंदर जो बेस्ड हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे पायलट को ब्लेमवर्दी कर दिया कि साहब पायलट ने फ्यूल स्विच को कट ऑफ कर दिया, उसकी वजह से ये क्रैश हुआ। उन्होंने तो ये अभी पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उससे पहले ये डिसीजन दे दिया उन्होंने। बिल्कुल, उन मीडिया वालों ने, BBC ने स्पेशली जी, उसने तो ये कह दिया साहब कि पायलट ने क्योंकि इसको स्विच को ऑफ कर दिया। BBC ने तो उस वीडियो, उस रिपोर्ट का टाइटल ही यही दिया सर। ये दे दिया। तो आप बताइए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आप जो इतने लोगों की जान माल की हानि हुई है, इतना बड़ा क्रैश हो गया, लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, और BBC इतना इस तरह से बोइंग को बचाने के लिए इतना बड़ा आपने तो डिसीजन ही दे दिया आपने। तो मुझे लगता है कि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और इसी के तहत मुझे लगता है कि जो हमारे इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन है उसने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और उसने ये भी कह दिया, और इसको देखते हुए मुझे स्पष्ट तौर पे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है ये, कि जो AIB की जो रिपोर्ट है जहाँ पर आपने भी एक शगुफा छोड़ दिया कि साहब ये पायलट ने ऐसी बात हुआ, कन्वर्सेशन हुआ है, आप ये नहीं बता रहे कि साहब कैप्टन ने ये क्वेश्चन को पायलट से किया है या को पायलट ने क्वेश्चन कैप्टन से किया है, ये भी आप नहीं बता रहे हैं। आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि जहाज में 49 आवर्स की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। हाँ, मतलब बस ऐसे लिख दिया गया कि वन ऑफ द पायलट्स आस्क्ड द अदर पायलट। अरे सबको पता है फ्लाइंग पायलट तो कौन है, मॉनिटरिंग पायलट कौन है। उससे पहले ये भी तो बताइए कि साहब जहाज ने पुशबैक लिया, स्टार्टअप लिया, उसने टैक्सी से पहले क्या क्या चेक्स किए, उस समय के कॉन्वर्सेशन से एकदम नॉर्मल थे, कॉन्वर्सेशन थी उसके अंदर, टेक ऑफ से पहले जहाज में क्या बात हुई है जी, इम्पैक्ट से पहले जहाज में क्या हो हल्ला हुआ है। तो एक तो तो ये सब बातों का जिक्र क्यों नहीं है? बिल्कुल, आपने सिर्फ उसी के बारे में बात क्यों की है 24 घंटे पहले? तो ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें इस ओर करती है, इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो संभवतः निष्पक्ष नहीं हो पाई है। सर एक्चुअली मुझे तो इनफैक्ट ये जो आपने एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन की जो बात करी, मुझे मतलब पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस प्रारंभिक रिपोर्ट का खंडन किया, या इसके बेसिस पे जो क्लेम्स किए गए उनका खंडन किया। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है सर, पायलट्स की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं आफ्टर ऑल ये, और ख़ास करके आपको तो जीवन का इतना अनुभव है और आप तो इतना कुछ सर अचीव कर चुके, परंतु अगर आप यंग पायलट्स को देखेंगे और ये सब, तो उनका तो एम्प्लॉयमेंट इन्हीं कंपनीज के ऊपर मतलब एक तरह से आधारित होता है। लेकिन फिर भी
एक स्पाइन दिखाई गई है और इसका एक मतलब जहाँ खड़े होना चाहिए वहाँ वो खड़े हुए हैं और ये अच्छी बात है सर। अब सर ये जिस इशू के बारे में हम बात ही कर रहे हैं उससे आपके अब कंक्लूड करने के हिसाब से एक सीधा प्रश्न पूछता हूँ। जी कई लोगों का ऐसा मानना है सर कि जी बोइंग एक बहुत बड़ी अरबों खरबों की कंपनी है जी जिसका इस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन की जांच को लेकर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। जी तो इसलिए संभवतः वो पूरी कोशिश करेगी कि दोष उसके अलावा किसी और पर ठहराया जाए अंततः। परंतु अब क्योंकि ये जांच, तो एक तो एस्पेक्ट ये है सर मेरे क्वेश्चन का, इधर आप इससे अग्री करते हैं और नॉट। जी अदरवाइज जो दूसरी बात है सर मेरा, क्योंकि हमने जैसे बात करी कि AAIB इसका नेतृत्व कर रही है जो कि एक इंडियन एजेंसी है, और साथ में सरकार ने भी अभी तक जो अपनी शुरू से मंशा दिखाई है वो एक अच्छी दिखाई देती है। बिल्कुल। तो क्योंकि उसने भी इस पे एक कड़ी नज़र बना रखी है, तो क्या हम ये एक तरह से उम्मीद बांध सकते हैं कि अंततः इसमें जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो निष्पक्ष होगी? देखिए, इसमें दोनों पहलू हैं। सरकार की मंशा साफ है। जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने अपने ही यहाँ पर, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी ही एजेंसियों से इसकी जांच कराने का जो निर्णय लिया वो एक तो तारीफ के काबिल है। लेकिन साथ ही जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है जिसको ICPA ने सिरे से खारिज कर दिया है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो बोइंग कंपनी के इन्फ्लुएंस वो के बाद में उसके अंदर क्या वो निष्पक्ष आ पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का ऐसा होना भी चाहिए, और सरकार ने जिस तरह से बाहर उसको ब्लैक बॉक्स को नहीं भेजने का निर्णय लिया, उसी तरह से अगर वो इस जांच को या ICPA के ये क्लेम करने के बाद में कि साहब इसमें आपने काफ़ी चीज़ें जो है इसके अंदर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार अगर इसके ऊपर पूरी नज़र रखेगी तो मुझे लगता है कि तभी संभव हो पाएगा कि बोइंग या जिनकी और जो एजेंसीज हैं जिनकी साख दाव पे है वो इस जांच को प्रभावित न कर पाए। सर एक्चुअली क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली डिटैच करके इसको, मतलब जो हुआ इस पूरे सिनेरियो को देखे, तो मुझे एक बात तो लगती है सर कि ये जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है, ठीक है, इसमें फ्यूल स्विच की बात करी गई है और ये जितनी इंटेंसिव होनी चाहिए थी, जैसे हमने बात करी कि पायलट्स के बीच में मध्य पहले क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, एग्जैक्टली क्यों नहीं बताया गया कि कौन सा पायलट किसको बोल रहा था, तो ये चीज़ें ठीक है, ये एस्पेक्ट्स मिस आउट हुए हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी इंटेंट नहीं है रिपोर्ट की एज सच जिसने पॉइंट आउट करा हो कि पायलट की गलती थी। बिल्कुल। तो ये जो नैरेटिव है ये तो मैं देख रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स, प्राइवेट मीडिया एजेंसीज और इनके थ्रू बनाने का प्रयत्न किया गया है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर सरकार थोड़ा सा AAIB को इस मामले में खींचे और वो सही डायरेक्शन पकड़े कि आप इस तरह की चूक नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कि आपको कब इसको रिलीज करना है और इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कितनी मेंटेन रहनी चाहिए, तो शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन सही होगा। मुझे लगता है कि देखिए, अभी ये मुझे लगता है कि आई ओपनर है ये सरकार के लिए। ये जो प्राथमिक रिपोर्ट के ऊपर जितने क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो वॉल स्ट्रीट को जो लीक हो गई है रिपोर्ट, जो आपने एक तरह से स्विचेस की बात कर रहे हैं आप, तो आपने ICPA ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया या उसको खारिज कर दिया कि साहब आप तो अब ये जांच तो आप सिर्फ पायलट को ब्लेम करने की लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास में आज, मुझे लगता है कि प्राथमिक रिपोर्ट के बाद में सरकार को अब चेत जाना चाहिए कि इस रिपोर्ट को जो है ये निष्पक्ष हो, और जो गलतियां इसमें हो गई हैं वो फाइनल जो रिपोर्ट आने के समय ना हो, और उस पर उनके बड़ा क्लोज वॉच रखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है इवन हमारी जो एजेंसीज हैं जो कि इस काम के लिए दक्ष हैं, उन्हें भी इसके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा कि कोई भी बोइंग या अन्य
एजेंसीज जो हैं जिनकी साख दांव पे है वो किसी भी तरह से इस जांच को प्रभावित ना कर पाए। तो सर ये तो माना जा सकता है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है और उसके बाद जो डायलॉग चल रहा है इसको लेके, और आज जो जानकारी हमें आपसे मिली आपके अनुभव अनुसार, तो जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हो सकती हैं उसमें। तो आपके अनुभव में सर इस क्रैश की जो फाइनल रिपोर्ट होगी इस जांच की, आपको क्या लगता है उसमें कितना लंबा समय लग सकता है? मुझे लगता है कि अभी कुछ हफ्ते लगेंगे इसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक अनुमान है कि इस तरह की जांच, क्योंकि उन्हें सारा जो बेसिकली वॉइस रिकॉर्डर से तो आपको मिल गया, लेकिन जो डाटा है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, और उसको कोरिलेट करना है इनको, उसकी सीक्वेंस बनाना, वो एक बहुत ही टीडियस जॉब है और उसमें काफ़ी एजेंसीज को उनको इन्वॉल्व करना होगा उन्हें, और काफ़ी पहलुओं के ऊपर उससे ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ हफ्तों का समय है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 8 से 10 हफ्ते भी लग जाए। और अगर सरकार की मंशा रहे कि इसको जल्दी जल्दी इसके ऊपर कुछ जांच में कुछ आए, तो मुझे लगता है कि मिनिमम 7 to 8 वीक्स तो लगने चाहिए मुझे तो लगता सर है। लेकिन ये माना जा सकता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि अनलाइक मैनी अदर एयर क्रैशेस जहाँ पे कई बार ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिल पाया, जी, कहीं जी। सी में क्रैश हो गया या ओशन में क्रैश हो गया, जी। तो जो मटेरियल था कलेक्ट करना वो बहुत मुश्किल पॉसिबल होता नहीं है। पाया। बट यहाँ मोटा मोटी जो एविडेंस है सर वो सारा कलेक्ट सब कर कुछ लिया उपलब्ध गया है। है। तो हम ये तो मतलब मान सकते हैं कि ये कोई उस तरह की जांच नहीं होने वाली कि इसमें वर्षों तक इसे लटका दिया जाए, और अगर यदि वर्षों तक लटकाया जा रहा है तो फिर सर संशय है कि क्यों लटकाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर अगर ये एक हमारे निर्धारित समय के अंदर, जो कि हमें समझते हैं कि लगना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब स्पष्ट तौर पे ये होगा कि सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो बोइंग कंपनी है या दूसरी एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने प्रभाव से इस जांच को प्रभावित कर दिया है, और इस जांच की रिपोर्ट जो है जल्दी प्रकाशित ना हो, उसके लिए जो भी वो करते हैं उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। नहीं, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है कि सरकार की भी एक लिमिटेशन होती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि सरकार के पास टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल नो हाउ नहीं है, तो एक अगर यदि वो ज़्यादा ही प्रेस करें इसको मतलब पब्लिश करने के लिए और जल्दी कंक्लूड करने के लिए, तो एक सरकार पे ही ये प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि भाई आप जो बिल्कुल, बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका उनको ड्यू प्रभावित टाइम कर, नहीं दे रहे बिल्कुल, उनको, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल, होना चाहिए। तो बिल्कुल। ये हो सकता है, लेकिन फिर भी सर जो मतलब हमने सारे एविडेंस जो एग्जामिन करे हैं, जो सिनेरियो को एग्जामिन करा है, उससे हम ये मान सकते हैं कि मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जिसमें कि अभी मतलब 4-5 महीने बाकी हैं, तो इट शुड बी सफिशिएंट टाइम टू पब्लिश द रिपोर्ट। देखिए साहब, मुझे मेरे जो एविएशन का अनुभव है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर संभवतः इसकी जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए। सर आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि इसी तरह यदि इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट हो तो आपके अनुभव अनुसार जो आपने आज हमारे दर्शकों को हार्ड फैक्ट्स बताएं, इसका आप हमें दोबारा भी अवसर दें। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं सर। आपको एक बार बोलना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास में काफ़ी टीवी वाले जो हैं उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ लिए हैं, हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है, लेकिन आपने जो आज बात इस मुद्दे को उठाया है, ये मुझे लगता है कि जो एक आम पब्लिक जानना चाहती है या जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनके लिए ये मुझे लगता है जो ये सेशन हुआ है इसमें उन्हें काफ़ी जानकारी मिलेगी और काफ़ी स्पष्टता उन्हें मुझे लगता है कि उनको इससे कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।